आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं साझेदारी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। यानी कि साझेदारी खाते का में नए साझेदारों के प्रवेश के समय किस प्रकार से लेखांकन किया जाएगा, इस चैप्टर को हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नए साझेदार का क्या अर्थ है या नए साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है। तो कोई भी नया पार्टनर का क्या मतलब है। हम सभी जानते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में हमेशा एक से अधिक या दो से अधिक क्या होंगे, व्यवसायी होंगे, जो आपस में मिलकर दो से अधिक व्यक्ति होंगे जो आपस में मिलकर क्या करेंगे, साझेदारी व्यवसाय करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का में जो भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कह देते हैं पार्टनर्स ऑफ फर्म, पार्टनर्स। ठीक है, दो चीज़ हो गई, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स। जब भी पार्टनरशिप फर्म के प्रारूप में व्यवसाय होता है तो वहाँ निश्चित रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे जो व्यवसायी होंगे, जो व्यवसाय के मालिक होंगे। अब ये बताइए कि मान लिया आपने क्या किया, कोई व्यवसाय शुरू किया, कोई फर्म शुरू किया, ठीक है, और उसमें आप, ठीक है, आप मान लीजिए एक्स हैं और एक लोग और हैं। चूँकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में एक से अधिक हमेशा लोग रहेंगे। आप हैं मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग इस पार्टनरशिप फर्म में दो साझेदार हैं और व्यवसाय को चला रहे हैं, लाभ हो रहा है, आपस में बांट रहे हैं, तो इस तरीके से उनका काम चल रहा है। और कैपिटल कौन लगाएगा, यही एक्स और वाई, क्योंकि इन्हीं का व्यवसाय है। व्यवसाय का स्वामी ही होता है जो कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो एक्स और वाई जो हैं वो उनका जो फाइनेंशियल लिमिट, कुछ लिमिट होगा ना कि वो कितना कैपिटल लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब लिमिटलेसली कोई भी कैपिटल लगा सकता है। तो मान लिया कि फर्म को और कैपिटल की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, और कैपिटल की आवश्यकता पड़ी तो फर्म कहाँ से अरेंज करेगी, किस प्रकार से उसे प्राप्त होगा। या मान लिया ये एक कंडीशन हो गया कि कैपिटल कहाँ से मिलेगा, एक हो गया कैपिटल। दूसरा हो गया कि एक्स और वाई हैं, व्यवसाय का कार्य चला रहे हैं। मान लो कि अब लॉकडाउन लग गया और सब चीज़ें डिजिटल हो गई, तो एक्स और वाई को डिजिटली व्यवसाय करने नहीं आता है, डिजिटल बिजनेस करने नहीं आता है, तो वो एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जिसे डिजिटली बिजनेस करने आता हो, यानी कि कोई विशेषज्ञ, यानी कि एक्सपर्ट, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट उन्हें चाहिए। तो एक्स और वाई का काम नहीं चल रहा है, उन्हें कोई एक्सपर्ट चाहिए, या कोई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे अब इन दोनों लोगों में से कोई एक है जो ज़्यादा समय फर्म को नहीं दे सकता और व्यवसाय चलाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में एक नए साझेदार का प्रवेश ये अपने फर्म में कर सकते हैं। यानी कि अब जो फर्म दो साझेदारों के साथ चल रहा था उसमें अब एक तीसरा साझेदार आ सकता है जिसे हम क्या मान सकते हैं, जेड। तो ये जो तीसरे साझेदार को बाद में फर्म में साझेदार बनाने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। और वो किसी भी कारण से हो सकती है, मान लो कि और अतिरिक्त कैपिटल की आवश्यकता हो, या कोई विशेषज्ञता, किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता की आवश्यकता हो व्यवसाय को, या वर्कलोड ज़्यादा हो, ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक फर्म में साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। और ये प्रवेश इन दोनों जो सामान्य रूप से ये दोनों जो पूर्व के साझेदार हैं, यानी कि जो पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति से किसी तीसरे व्यक्ति को साझेदार, नया पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे में
हमारा जो है हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या कैलकुलेट करना होगा, किस तरीके की समस्याएं आएंगी, उसको इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे। तो ये हो गया कि नए साझेदारों के प्रवेश का क्या मतलब है। दो या दो से अधिक साझेदार मिलकर कोई साझेदारी फर्म चला रहे हैं और यदि किसी कारणवश वे किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने फर्म में साझेदार बना लेते हैं तो ऐसे ही साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश इसे ही साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश है। नए साझेदार का प्रवेश विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हेतु, फर्म के प्रबंध संचालन हेतु आदि। तो ये आपका नोट्स है कि नए साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है। फिर है नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं। क्योंकि हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सीधे अकाउंटिंग पे आ जाना है। तो अब देखो, हम सभी जानते हैं कि साझेदारी फर्म में दो साझेदार जो होते हैं, एक्स वाई थे ना, मतलब कि एक्स वाई हैं, एक्स वाई ये अपना लाभ जो है वो बांटते होंगे। जो भी फर्म का लाभ होगा वो आपस में बांटते होंगे और कोई अनुपात होगा, या तो बराबर बांटते होंगे या कोई अनुपात होगा। मान लो कि 1:2 का अनुपात होगा। तो मान लो कोई तीसरा जेड आ गया नया पार्टनर, तो अब ये अनुपात, अब मान लो कि 3,000 प्रॉफिट था, 3,000 प्रॉफिट है तो ये दोनों ही बांट रहे हैं सिर्फ 1:2 में, 1,000 इसका और 2,000 इसका। पर अगर तीसरा साझेदार प्रवेश ले लेता है तो कोई भी साझेदार होगा तो उसको लाभ या हानि में हिस्सा जरूर दिया जाएगा फर्म के। तो अब ये 3,000 जो है वो तीनों के मध्य बटेगा। तो तीनों के मध्य किस अनुपात में बटेगा, तो एक नया लाभ हानि अनुपात निर्धारित किया जाएगा साझेदारों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो नया लाभ हानि अनुपात तय करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा एक्स वाई और जेड, ये नया पार्टनर है, इन्होंने 1:2 के अनुपात में ये लाभ हानि बांट रहे थे। 3,000 प्रॉफिट था, 1,000 ये ले रहे हैं और 2,000 ये। अब देखो 3,000 का पूरा प्रॉफिट ये दोनों ही ले रहे हैं। तो जब तीसरा साझेदार आएगा तो इन्हीं का हिस्सा कुछ, पहले तो आधा आधा फर्म इनका था, अब इन्हीं का हिस्सा कुछ जेड को भी मिलेगा। तो यानी कि एक्स और वाई कुछ त्याग करेंगे जेड को हिस्सा देने के लिए, तो कुछ त्याग का अनुपात भी मिलेगा। ठीक है, कि किस अनुपात में त्याग एक्स और वाई करेंगे इसका भी निर्धारण किया जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात। नया साझेदार जब साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तो अपने हिस्से का त्याग उसके लिए तो पुराने शुरू से देखते हैं। नया साझेदार जब भी साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग उसके लिए करते हैं। जिस अनुपात में पुराने साझेदार यह त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग के अनुपात के आधार पर ही नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। खैर, तो हमारा जो एक फॉर्मूला बनता है न्यू पीएल रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो नया लाभ हानि अनुपात बराबर ओल्ड पीएल रेशियो, पुराना लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात घटा देंगे उसमें से, तो हमें ज्ञात हो जाता है। एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए बेसिक रूप से। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो फर्म के ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, नया लाभ हानि न्यू पीएल रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात, त्याग का अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और तीसरा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन। तो फर्म की ख्याति कितनी है और किस प्रकार से उसका मूल्यांकन होगा ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, नए साझेदारों के प्रवेश में। फिर नेक्स्ट आपका हो सकता है पुनर्मूल्यांकन खाता। जो भी संपत्तियां और दायित्व होती हैं फर्म की, उनको फिर से पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। जब नया व्यक्ति आएगा तो उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सेटल किया जाता है और सब आपस में मिलकर कुछ समझौता करते हैं जिसके आधार पर सारे परिवर्तन किए जाते हैं, चाहे वो लाभ हानि अनुपात हो या त्याग का अनुपात हो या ख्याति के मूल्यांकन की बात हो या पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की बात हो। तो इस तरीके से कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। जो नई चीज़ें हैं तो वो है पीएल रेशियो, न्यू पीएल रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर है गुडविल ऑफ फर्म, कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग, एंड है पुनर्मूल्यांकन खाता जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन
अकाउंट। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। अच्छा देखिए तो इस तरीके से हमारा जो आज का वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर द चैप्टर साझेदारी, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का वाला जो चैप्टर है उसका एक इंट्रोडक्शन है कि प्रवेश किसे कहते हैं, या नया लाभान्वित अनुपात क्या होता है, त्याग का अनुपात क्या होता है, और फर्म की क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।